Okay, beta. In part number 2, we learn about the ancient town planning of Mohenjo-daro. In 1922, archaeologists and named Rakhaldas Banerjee and Dayaram Sahni found out the remains of used towns planning during the excavation work which was being carried out under the guidance of Sir John Marshall and Colonel Meek in Larkhan district, now in Pakistan, of Mohenjo-daro. Mohenjo-daro means the heap of the deads. अब पहली बात तो बेटा मोहनजोदड़ो का मतलब क्या हो गया? द हीप ऑफ द डेड्स, यानी कि मुर्दों का ढग। एक तरीके से देखा जाए तो जो डेड्स है यानी कि जो मर चुके हैं बेटा, बराबर है ना, उस तरीके का एक ढग यानी कि एक हीप, यानी कि एक देखा जाए तो छोटा सा हिल्स, बराबर। यहाँ पे हीप वर्ड यूज हुआ है उसके लिए। कुछ अजीब सा एक मीनिंग निकाला जाता है। ये मीनिंग निकलने के पीछे भी कुछ कहानियां बनी हुई हैं। पर्टिकुलरली 1922 में बेटा ये एक्सकेवेशन साइट्स रखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी जो आर्कोलॉजिस्ट थे, इंडियन आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस रिमेन यूज टाउन प्लानिंग को जो है एक्सकेवेट किया। किसके गाइडेंस के थ्रू किया गया बेटा? सर जॉन मार्शल और कर्नल मैक। आज पर्टिकुलरली ये इन दिस प्रेजेंट टाइम बेटा इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, मैंने आपको लाइव क्लास में भी बताया था कि एक छोटी सी कहानी इसके साथ जुड़ी हुई है कि कैसे ये साइट जो है बेटा फाउंड हुई। एक आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे बेटा, वो पर्टिकुलरली उस एरिया में कुछ रिसर्चेस कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो गांव हैं वहाँ पे छोटे छोटे, उन गांव में एक ही तरीके की जो ब्रिक है जो बहुत ही पुरानी दिखाई दे रही है, मतलब कि वो बनाई गई नहीं है लेकिन पुराने समय की है बहुत। और उसी उसी तरीके की ईंटों के ज़्यादातर सारे घर हैं उन्हीं से बने हुए थे। तो फिर जब उन्होंने विलेज के लोगों से बात किया कि आप लोग ये ईंटें कहाँ बनाते हैं, कहाँ से लाते हैं, तो गांव के लोगों ने बताया कि ये ईंटें हम बनाते नहीं हैं, हमारे गांव के आसपास जहाँ पे भी आप थोड़ा थोड़ा अगर मिट्टी को खोदोगे आसपास के मैदानों में जाके इधर उधर, तो ये ईंटें अपने आप ही जमीन में से निकलती रहती हैं और हमारे गांव के आसपास ये मिलती हैं हमेशा, और हम इन्हीं का यूज़ करते हैं और इन्हीं से घर बनाते हैं। तो वो पर्सन है, उनको तुरंत थोड़ा सा डाउट हुआ कि इतने ज़्यादा, मतलब इतने बड़े बड़े घर बने हुए हैं, गांव के इतने सारे घर बने हुए हैं और ये ईंटें इजीली यहाँ पे आसपास जहाँ पे भी खुदाई करते हैं वहाँ से मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे पुराने समय में कुछ बहुत बड़ा विलेज या टाउन जैसा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर उनको जब ये आइडिया आया, फिर उन्होंने आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, वहाँ पे एक्सकेवेशन करना स्टार्ट किया। तो पहली बात तो जो ब्रिक्स मिली थी उस ब्रिक का रिसर्च हुआ तो पता चला कि लगभग ये 5 से 6 हज़ार साल पुरानी ईंटें हैं। यानी कि डाउट और भी ज़्यादा मतलब वो हो गया कि भाई जो शहर है या टाउन है वो बहुत ज़्यादा पुराना है। तो प्रॉपरली फिर उसके ऊपर आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बेटा सर जॉन मार्शल और कर्नल मेक के गाइडेंस में रखालदास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने अपना वर्कआउट स्टार्ट किया। अब देखो बेटा कि मोहनजोदड़ो का कंस्ट्रक्शन कैसा था टाउन का, कि म्यूनसिपल कॉम्पोजिशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो इज द बेस्ट हाउस वेर द बिल्ट ऑन द हाई प्लेन टू प्रोटेक्ट them from the floods and the dampness. The houses of the rich people were double storied having the 5 to 7 rooms. जो पर्टिकुलर हाउसेज होते थे बेटा वो एक तरीके से देखा जाए तो हाई प्लिंथ पे बनाए जाते थे, बराबर। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है हाई प्लिंथ, आप देख सकते हो हाई प्लिंथ वर्ड यूज हुआ है, क्लियर। यानी कि एक तरीके से पहले तो प्लॉट बनता था बेटा, प्लॉट के ऊपर फिर हाउसेस बनाए जाते थे, बराबर। तो हाई प्लेन किससे प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा? फ्लड और डैम्पनेस, एक तरीके से धूल, क्योंकि वहाँ पे धूल भरी आंधियाँ बहुत चलती थी, रेतीला प्रदेश था। और इंडस बेटा सिंधु जैसी बड़ी एकदम देखा जाए तो बड़ी भयानक नदी है सिंधु, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी नदी है बेटा, और उसकी कितनी और दूसरी जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सतलज, जेनब, रावी, चिनाब, ब्यास, है ना, इवन सरस्वती जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ये बड़ी बड़ी नदियां जो है वो सिंधु का पार्ट है बेटा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो बेटा कि सिंधु कितनी बड़ी और उस तरीके की बेटा रिवर रही है। तो उसके किनारे बसे हुए शहर जो अपने आप को फ्लड से जो है प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाउसेज हमेशा हाई प्लिंथ पे बेटा, यानी कि एक नीचे प्रॉपरली बहुत बड़ा प्लॉट पहले बनाया जाता था बेटा। लगभग हम 10, 12, 15 सीढ़ी ऊपर चढ़े उसके बाद घर का प्लॉट आता था। यानी वो लोग अपने आप को धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने घरों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाते थे। फिर देखो कि द हाउसेज ऑफ द रिच पीपल वर डबल स्टोरेड हैविंग द 5 to 7 रूम्स।
while the houses of the poor people were single storied having the 2 to 3 rooms। जो रिच पीपल होते थे बेटा उनके हाउसेज जो है डबल स्टोरेड होते थे, और जो लोअर टाउन में रहते थे बेटा उनके हाउसेज जो है सिंगल स्टोरेड होते थे, जिसमें 2 से 3 कमरे होते थे। द टाउन वॉज फोर्टिफाइड, जो पर्टिकुलर जो टाउन था वो चारों तरफ से बेटा उसकी किलेबंदी की गई थी। द मेन एंट्रेंस ऑफ द हाउसेज ओपन आउट द साइड ऑफ द लैंड्स एंड नॉट ऑन द मेन रोड्स। The remains of the storehouses, kitchen and bathroom were found in every houses. There was the proper arrangement of the doors and windows to keep the houses airy and ventilated। बहुत अच्छी सी समझने वाली बात है बेटा कि जो हाउसेज होते थे, मैं अभी आपको जब ये रोड और ड्रेनेज सिस्टम समझाऊंगी ना बेटा, तो ये जो पॉइंट है अभी मैं ड्रॉ करके समझाती हूँ। मैंने आपको लाइव क्लास में पूरा बोर्ड पे ड्रॉ करके समझाया था कि हाउसेज के जो बेटा डोर्स और विंडोज होते थे वो हमेशा स्ट्रीट रोड की तरफ खुलते थे, ना कि मेन रोड की तरफ। और हाउस के अंदर बेटा किचन है, स्टोर हाउस है, बाथरूम है, ये सब कुछ था प्रॉपरली। जो डोर्स और विंडोज़ का जो डायरेक्शन था ना बेटा, वो इतना प्रॉपर बनाया गया था क्योंकि वो लोग हेल्थ और हाइजीन का बहुत ध्यान रखते थे बेटा। और एक तरीके से देखा जाए तो मैं हमेशा मेरे मुंह से यही शब्द निकलता है कि बहुत ही साइंटिफिक लाइफ को स्पेंड करते थे। बराबर, उनका रहन सहन, खाना पीना, उनके टाउन प्लानिंग को आप देखो तो कम्प्लीटली एकदम साइंटिफिक मैनर में, बराबर, एकदम प्रॉपरली उन्होंने एक स्मार्ट सिटी को बनाया हुआ था जो हर तरीके से बेटर था। तो एरी और वेंटिलेटेड यानी हाउस और डोर्स और विंडोज के डायरेक्शंस इस तरीके से बने हुए थे, इस तरीके के डायरेक्शन में वो एक दूसरे से बनाए गए थे आमने सामने, ताकि एयर आराम से पास आउट हो सके, प्योर एयर एंटर हो सके, इम्प्योर एयर जो है वो आउटसाइड जा सके। इस तरीके का पूरा वेंटिलेटेड सिस्टम बनाया गया था। अगर घर में खाना पीना बन रहा है तो जो स्मोक वगैरह है वो भी आराम से जो है बाहर की तरफ निकल सकता था। तो बहुत ही वेंटिलेटेड फॉर्म, ये सारे स्ट्रक्चर्स बहुत बेटर वे में बनाए गए थे। अब देखो, अब वापस से टाउन प्लानिंग को समझते हैं, क्योंकि हमको रोड स्ट्रक्चर को भी उसके साथ साथ समझना है। कि मैंने आपको बेटा लाइव क्लास में ड्रॉ करके बताया था, देखो उसी चीज़ को अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे। देखो जैसे पर्टिकुलर टाउन जो है, मैंने पहले ही बोला कि ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, बराबर ना, एक तरीके से हमने देखा जाए तो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था। जो रोड्स होते थे बेटा, ये मेन रोड समझ लो कि ये मेन रोड है, और ये है स्ट्रीट रोड्स। ये जो रोड देख रहे हो ये स्ट्रीट रोड्स है। मेन रोड नॉर्थ टू साउथ जाते थे, और ईस्ट टू समझ लो कि ये फिर जो बीच में छोटा देख रहे हो ये स्ट्रेट रोड है, बराबर। यहाँ पे भी देख रहे हो तो ये भी स्ट्रेट रोड है। मेन रोड और स्ट्रीट रोड्स को अगर आप देखोगे बेटा तो ये 90 डिग्री एंगल पे, बराबर, ये 90 डिग्री एंगल पे आके क्या होते थे, एक तरीके से टर्न आउट होते थे। रोड्स जो मेन रोड है वो नॉर्थ टू साउथ सीधे जाते थे बेटा, कहीं पे भी टर्न नहीं होते, 90 डिग्री एंगल पे टर्न होते थे जब ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन के रोड जो है उनको क्रॉस करते थे। यानी समझ जाओ कि ये जो बॉक्स है वो क्रॉस रोड है बेटा, और यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को वो करते थे। ओके, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं बेटा कि रोड जो है वो प्रॉपरली बने हुए थे, 90 डिग्री एंगल पे टर्न आउट होते थे। जो हाउसेज है, बराबर बेटा, मैंने बोला कि हाउसेज जो है वो प्रॉपरली बने हुए होते थे। अब आप समझ लो कि ये जो स्ट्रीट, समझ लो कि ये ब्लॉक है, बराबर ना, ये हाउसेज का ब्लॉक है। ये समझ लो कि ये स्ट्रीट रोड है और ये मेन रोड है। तो पर्टिकुलरली अगर हम देखा जाए तो जो मेन रोड होता था बेटा, मेन रोड के ऊपर पोल्स बने हुए थे, यानी कि लाइट के खंभे, है ना। आज के समय में हम लाइट पोल्स देखते हैं ना, उस जमाने में भी छोटे छोटे पोल्स मिले हैं वहाँ पे, जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि वो लोग मशाल्स वगैरह बेटा लगाया करते थे। ये नॉर्थ टू साउथ का पार्ट देख लो, और यहाँ पे पोल्स बने हुए थे, बराबर, रोड के किनारे। रोड जो है बेटा 9.75 मीटर, देखो यहाँ पे बताया है, बराबर, मैं रोड स्ट्रक्चर भी साथ साथ में समझाते जा रही हूँ। 9.75 मीटर वाइड था बेटा, और ये पर्टिकुलरली 90 डिग्री एंगल, जो कि मैंने आगे की फिगर में समझाया बेटा, कि एक दूसरे को क्रॉस आउट करते थे। रोड्स बेटा इस तरीके से होते थे कि रोड पे से कम एक ही टाइम पीरियड पे दो व्हीकल्स, यानी कि आमने सामने अगर दो व्हीकल्स को पास आउट होना हो तो वो आराम से पास आउट हो सके, इतनी उसकी विड्थ रखी गई थी। जो पीड्स की बात कर रही हूँ तो पोल्स बनाए हुए थे जिसमें मशाल या लालटेन जैसी कुछ चीज़ें बेटा टांगी जाती होगी। यहाँ पे देखो लैम्प पोस्ट का वर्ड यूज हुआ है कि पीड्स ऑन द रोड साइड सजेस्ट दैट देयर माइट हैव बीन लैम्प पोस्ट। रोड्स ऑफ द टाउन्स वर स्ट्रेट, मेन रोड्स विदाउट द एनी टर्न्स। This is considered to be the spatially of ancient time. There were two main roads, one was going to north to south
and other was going to east to west. Both crossed each other at the 90 degree angle. ये सारे जो स्ट्रक्चर है चारों के चारों वो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे बेटा टर्न आउट होते थे। ओके, अब ये हमने रोड स्ट्रक्चर को समझ लिया। इसी रोड स्ट्रक्चर को अब हम दूसरे मैनर में भी समझते हैं। अब इसके साथ ड्रेनेज को जोड़ देते हैं। देखो समझ लो कि ये हमारा टाउन है, बराबर, टाउन ब्लॉक्स में था, मेन रोड बने हुए हैं, मेन रोड के अंदर स्ट्रीट रोड्स बने हुए हैं, स्ट्रीट रोड के ऊपर ही जो है घर हैं, घर के खिड़की दरवाजे कहाँ खुलते हैं बेटा, स्ट्रीट रोड में खुलते हैं। ओके, अब ये स्ट्रीट रोड जो है वो मेन रोड को जाके टच होता था, स्ट्रीट रोड जो है बेटा वो मेन रोड को जाके टच होता था, बराबर। यहाँ पे समझ लो कि ये हाउसेज हैं। ओके, ये ब्लॉक्स में, और हाउसेज सारे लाइन में होते थे बेटा, लेन सिस्टम होता था, उसके खिड़की दरवाजे स्ट्रीट रोड में खुलते थे बेटा। स्ट्रीट रोड जो है वो मेन रोड को जाके टच होता था, बराबर। स्ट्रीट रोड जो है मेन रोड को जाके टच होता था, 90 डिग्री एंगल पे टर्न आउट होते थे। फिर आप देखो बेटा ड्रेनेज सिस्टम, ये जो मेन रोड होता था ना उस पे बड़े बड़े बॉक्सेस होते थे, जो ड्रेनेज होता था वो स्ट्रीट रोड से ही पास आउट होते हुए मेन रोड में आता था। बड़े बड़े ब्लॉक्स थे बेटा, ये आराम से इसको ओपन करके अंदर सीढ़ियाँ होती थी ड्रेनेज सिस्टम में बेटा, अंदर जाके ड्रेनेज की सफाई हो पाती थी। सिटी के अंदर कंप्लीटली डर्टी वाटर को बेटा बाहर, सिटी के कंप्लीटली बाहर उसको निकाल दिया जाता था। एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हर घर में सेसपिट यानी कि खार कुएं की व्यवस्था थी। गंदे और साफ पानी के निकाल का अलग अलग तरीके का कैनल फॉर्म होता था, बराबर, और उस तरीके से पानी को बाहर निकाला जाता था। तो आप देख सकते हो बेटा कि कितना साइंटिफिक मैनर में बनाया हुआ सिटी है। जो सारे हाउसेज होते थे एक ही लाइन में होते थे, डोर्स विंडोज स्ट्रीट रोड में खिलते थे, स्ट्रीट रोड जाके मेन रोड को टच होते थे, मेन रोड के ऊपर पोल्स होते थे, ड्रेनेज सिस्टम की बहुत अच्छी खासी व्यवस्था थी। जो स्ट्रीट रोड की छोटी लेन सिस्टम होती थी वो मेन रोड के आके बड़े ड्रेनेज सिस्टम के साथ जुड़ती थी, और सिटी का पूरा गंदा पानी जो है सिटी के बाहर निकाल दिया जाता था। तो आप देख सकते हो इस चीज़ को कि कितना बेटर वे में मैनेज करके साइंटिफिक मैनर में सब कुछ बनाया हुआ था। अब मैं इसको रीड कर जाती हूँ एक बार कि ड्रेनेज सिस्टम इज अ यूनिक फीचर ऑफ दिस टाउन प्लानिंग। सच अ ड्रेनेज सिस्टम वाज फाउंड nowhere except the in islands of the Cretan Mediterranean Sea. This system was built to drain the dirty water out from the town. Each and every houses has a cesspit. जिसे मैंने पहले ही बोला कि हर घर में खार कुएं और उसकी व्यवस्था थी बेटा। इवन आज जो हम वेस्टर्न टॉयलेट की बात करते हैं ना बेटा, उस तरीके के टॉयलेट्स जो है वो पत्थरों के बने हुए जो है टॉयलेट्स वहाँ पे दिखाई दिए थे उस जमाने में। दिस प्लानट सिस्टमेटिक एंड एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम क्लियरली प्रूव्स दैट दे वेर वेरी केयरफुल अबाउट देयर हेल्थ एंड हाइजीन। हम देख सकते हैं कि ये ड्रेनेज सिस्टम प्रूव करता है बेटा कि वो अपने हेल्थ और हाइजीन के प्रति कितने ज़्यादा अवेयर और जागरूक थे। और एक पॉइंट इसमें ये भी है बेटा कि ये जो पर्टिकुलर टाउन प्लानिंग है, ये जो ड्रेनेज सिस्टम है, हमको मेडिटेरियन सी, बराबर, अफ्रीका से ऊपर की तरफ जब हम यूरोपियन स्ट्रक्चर में जाते हैं बेटा तो बीच में मेडिटेरियन सी का एरिया आता है। वहाँ के जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी हज़ारों साल पहले जो सिटीज़ मिले हैं एक्सकेवेशन साइट में, वहाँ भी इस तरीके के ड्रेनेज सिस्टम मिलते जुलते दिखाई देते हैं। यानी 5000 6000 साल पहले इन टाउन प्लानिंग्स के उसमें कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हुआ करती थी। अब आ जाते हैं हम बेटा पब्लिक बाथ और पब्लिक बिल्डिंग पे। देखो, अ यूज बाथ वॉज एक्सकेवेटेड एट द मोहनजोदड़ो। देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट द फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट। There might have been facility for the hot water and small rooms for the changing the clothes. This public bath might have been used on the festival and the religious ceremony. अब पब्लिक बाथ बेटा, आज के समय में आप वाटर पार्क जाते हो ना, तो वाटर पार्क में आप देखते हो कि किस तरीके से जो पूरा बाथ होता है बड़ा सा रहता है ऐसे रेक्टेंगुलर। उसमें आपने इस साइड एक वो देखा होगा बेटा जिसमें से पानी एंटर होता है ना, वाटर एंटर होता है बेटा, और इस साइड का जो ड्रेनेज फॉर्म होता है उसमें से पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। तो ये जो प्योर वाटर है ना बेटा, फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर है, क्लीन वाटर है, ये अपने फोर्स से बेटा जो डर्टी वाटर है उस डर्टी वाटर को एक तरीके से बाहर की तरफ धकेल देता था। ये सिस्टम आज हम वाटर पार्क वगैरह में देखते हैं बेटा, यही सिस्टम उस समय मोहनजोदड़ो में फाउंड हुआ था। पब्लिक बाथ जो थे बेटा वो उसके आसपास चेंजिंग रूम्स मिले हैं, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो हो सकता है कि लेबर्स और ये बेटा लोग रहते होंगे, वो अक्सर जो है अपना ड्यूटी वगैरह करने के बाद जो है अपना यूनिफॉर्म चेंज करते रहे होंगे, तो चेंजिंग रूम थे।
फिर कई बार इन बाथ हाउसेस का जो बेटा यूज़ जो है, बिल्डिंग्स का जो यूज़ है, वो एक तरीके से देखा जाए तो रिलीजियस सेरेमनी के टाइम पे भी किया जाता था। ओके। और यहाँ पे बेटा हॉट वाटर स्प्रिंग की भी व्यवस्था की गई थी। यानी कि बेटा आप समझ सकते हो ना, आजकल हम वाटर पार्क में देखते हैं अलग अलग तरीके के झरने और फुहारे सब बनाए जाते हैं। तो वहाँ पे भी बेटा इस तरीके के गर्म पानी के शावर्स हुआ करते थे, और जिसमें मतलब जो है लोग एक तरीके से देखा जाए तो हमको पता है कि गर्म पानी से थोड़ा सा अगर हम दिन भर का काम करके उस तरीके के हॉट वाटर से अगर बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को एक तरीके से काफ़ी मतलब जो है एक सपोर्ट मिलता था, बेटर मतलब एक तरीके से देखा जाए तो एक मसाज जैसा हो जाता था, है ना। गर्म पानी से आप नहा लो तो कितना आपको एकदम फ्रेशनेस महसूस होता है हल्के गर्म पानी से। ओके। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं बेटा, public building. The ruins of the two-use buildings have been found at Mohenjo-daro. They might have been used as a town hall or a theatre or an administrative offices or a granary. The barrack of the such buildings was also found out. This must have been used to accommodate the soldiers. एक तरीके से देखा जाए बेटा तो बहुत ही बड़े बड़े यूज बिल्डिंग्स वहाँ पे फाउंड हुए हैं, जो एक तरीके से देखा जाए तो थिएटर के रूप में या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज या ग्रेनरी हाउस, बराबर अनाज के भंडार के रूप में हो सकते थे। और इसके अलावा बैरक हाउसेस भी मिले हैं बेटा, जहाँ पे सोल्जर्स को अकोमोडेट किया जाता होगा, उनके रहने करने की व्यवस्था, उन आर्टिलरी मिली है, उनके वेपन्स हाउस मिले हैं, जिससे पता चलता है बेटा कि वो लोग एक तरीके से देखा जाए तो डिफेंडिंग फॉर्म में भी अपने बचाव के लिए भी बेटा सेना वगैरह रहते होंगे। फिर कुछ एक दो बिल्डिंग्स ऐसे हैं जहाँ पे हमको थिएटर और ऑडिटोरियम जैसा स्ट्रक्चर मिला है, यानी कि वो लोग बेटा ड्रामेटिक आर्ट का उस समय डेवलपमेंट हो गया होगा, बराबर। वो लोग बहुत सारे सोशल इश्यूज को ड्रामास के थ्रू एंटरटेनमेंट के साथ सोसाइटी को प्रेजेंट करते रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हमको मोहनजोदड़ो के टाउन प्लानिंग में मिलती हैं, जिसके प्रूफ आज भी दिखाई देते हैं। ओके, देन आफ्टर दैट बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम जो है हड़प्पन कल्चर के बारे में देखेंगे, टाउन प्लानिंग के बारे में। ओके, थैंक यू।